कोई खतरा नहीं और कोई बदमाशी नहीं करते। तो बाहर जाने से कुछ खतरा होगा, ये मिथ जो है वो तो आपके अंदर नहीं है, वो तो चाचा जी और पति पिता और माँ और अड़ोस पड़ोस और रिश्तेदार उनके बीच में होता है, तो उनको तो आप कैसे मिटाओगे। लेकिन आपको ये इस वैल्यू को आगे बढ़ाना है कि मेरे को आगे पढ़ना। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो, नहीं पढ़ना चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप आगे पढ़ना चाहते हो तो कोई इशू नहीं है। और आप उनको आश्वस्त कर सकते हो कि बाकी जीवन का सारा काम वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हो, लेकिन हमको पढ़ना, तो आप पढ़ने के लिए भेजो बाहर। आप जाओ, दिल्ली भेजो, बॉम्बे भेजो, कलकत्ता भेजो, अमेरिका भेजो, आप भेज सकते हो। और जिनके पास कहते भाई हमारे पास तो ट्यूशन फीस के पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो बात एक अलग है, तो उसके लिए तो आप अपनी व्यवस्था करो। लेकिन आप अपनी उस कैपेसिटी को जो आपको रोक लगती है, ये बहुत अच्छी बात है कि 12th तक हमारे जो पेरेंट्स हैं लड़कियों के, वो लड़कियों को स्कूल में भेजते हैं। 12th के बाद में नहीं भेजते हैं या मुश्किल से भेजते हैं। थोड़ा वो भूख हड़ताल आपको करनी पड़ती है, थोड़ा बहाने आपको करने पड़ते हैं, थोड़े 2-4 ग्रुप बना करके जाएंगे, हम 5 लड़कियां जा रही हैं, हम 5 साथ में रहेंगी और आप बिल्कुल चिंता मत करो वगैरह वगैरह, सब उनको समझाना पड़ता। तो वो समझाने का जो तर्क है वो भी आपकी ही ड्यूटी है कि आप अपने पेरेंट्स को समझाएं, और आप अगर उनको विश्वास दिलाओगे तो वो मानेंगे। और पिता नहीं मानते हैं तो पिता तो वैसे ही, उनको कुछ, बाप को तो कुछ ही नहीं पता होता, वो तो हवा में रहता है। माँ को आप कन्विंस कर देते हो, माँ को अगर आप राजी कर देते हो तो वो आपको आगे पढ़ने के लिए भेज सकती है। तो आपका ये दायित्व अब बनता है, आगे पढ़ने का दरवाज़ा आपका कैसे खुले। तो तब खुलेगा जब आप उसको कन्विंस करोगे, जो तू कहेगी ना वैसे ही रहूँगी मैं, 5 बजे घर आ जाना, 2-4 बजे ये आ जाना, किसी से बात नहीं करना, ये सब जो माँओं की चिंता होती है, तो वो उसको बताओ हाँ बिल्कुल सही है, जो तुम कह रही वही होगा, हालांकि वो नहीं होगा, लेकिन आपको कन्विंस करना, तब आप आगे जा सकते हो। और अगर मान लो नहीं भी जा पाते तो भी आप ये दृढ़ निश्चय करके बैठो कि मुझे अपनी शिक्षा को बंद नहीं करना। कंटिन्यूड एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन होती है, करेस्पॉन्डेंस कोर्स की स्टडी होती है, जो घर परिवार बसाने के बाद में भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है काफ़ी उपदेश हो गया, और बहुत ख़राब होता है उपदेश लेना, बिल्कुल अच्छा नहीं होता। लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये तुम लोगों के कुछ मतलब की बात है, अब तुम कुछ पूछो तो बता दूँ। किसी के मन में कोई प्रश्न हो लगता है बोलने में। सर, जो आपने बोला था ना कि हमें कन्विंस करना पड़ता है हमारे मम्मी पापा को, हम कैसे भी करके कन्विंस कर लेते हैं हमारे मम्मी पापा को, पर जो समाज का वो होता है ना, हम जब हमारी मम्मी जो बाहर बैठ के बातें करती है, अब हमारी बेटी 12वीं पास कर ली, अब कॉलेज जाए, तो दूसरी औरतों का कमेंट क्या होता है कि काहे करी घणी पढ़ाई और घणी बार ही करी जे कि आगे ना टाइम को नहीं पढ़ाने की। ऐसा क्यों बोलते हैं सर? उनकी लड़कियों की मर्जी होती है कि ना वो बाहर जाते हैं, और दूसरी औरतों के कमेंटमेंट सुन के ना उन लड़कियों को भी ना दबा दिया जाता है घर में कि आप बाहर नहीं जाओगे, आप वैसे नहीं करोगे, आप पढ़ाई नहीं करोगे, घणी घर में ही पढ़ाई कर लो, बाहर जाए काहे करो। चिंता है वो जो मीरा का नाम सुना आप लोगों ने? मीरा कक्ष भी तो प्रिंसिपल साहब ने बनाया था ना, एक लाइब्रेरी कक्ष, मीरा कक्ष। तो ये मीरा जो थी उसने कहा मैं तो भगवत भक्ति करूंगी, हाँ, और मैं सत्संग करूंगी। तो उस समय का जो राज परिवार था उन्होंने कहा कि सत्संग करने के लिए तुमको मंदिर जाने की कहाँ जरूरत है, माटी तारखुणा में एक मंदिर बनाए था, तो अट पूजा करती रहे। तो मीरा ने कहा नहीं, मैं तो किसी विद्वान पुरुष से विचार विमर्श करने के लिए जाना चाहती हूँ। और फिर वो विचार विमर्श करने के लिए गई,
तो हमारे सारे समाज ने कहा कि मीरा तो उल्टा है, पुरुषों से बात करती है। एक बार मीरा जो है वो वृंदावन गई। वृंदावन में एक बहुत बड़े संत थे, रूप गोस्वामी नाम था उनका, बहुत विद्वान थे। तो उन्होंने ये प्रण कर रखा था कि मैं किसी स्त्री से बात नहीं करता। तो मीरा गई और उन्होंने संदेश भेजाया, जाकर के स्वामी जी को कहो कि मेड़ता से मीरा आई है और आपसे बात करना चाहती। तो उन्होंने रूप गोस्वामी ने कहा कि मैं तो किसी स्त्री से बात नहीं करता। तो उसने मीरा ने कहा ए लो ये कहाँ से लाए, मैं तो ये सोच रही थी कि पुरुष तो एक ही कृष्ण है, बाकी सब स्त्रियां हैं, आप मुझे स्त्री के रूप में क्यों देखोगे, आप मुझे मनुष्य के रूप में देखो ना, हम भी मानव है। तो मानव के रूप में आप मेरे को देखो, आप मेरे को स्त्री के रूप में देखोगे तो फिर तो बात होगी नहीं, फिर तो बिगड़ने के चांस है। तो हम एक पुरुष और स्त्री नहीं बल्कि मनुष्य के रूप में हम चीज़ों को देखते हैं। और वो मीरा 400 साल बाद में, मैं कई बार कहता भी हूँ कि 400 साल पहले मीरा ने कहा कि मैं डिस्कस करने के लिए जाऊंगी, तब तो विरोध किया। और आज जो है वो फोन आता है किसी का कि प्रोफेसर रामबख्श जी आप मेरी बेटी को पीएचडी कराओ, सिफारिश लेकर के गाड़ी में बिठा करके आता और घर छोड़ के जाता, लो बैठ के बात करो। तो ये जमाना बदल जाता। इसी तरह से स्त्रियों का जमाना बदला है। आप उनको ये कहोगे क्या करेगी, इसका कोई पता नहीं, राज करेगी, पढ़ेगी तो क्यों नहीं पढ़े, था नहीं पढ़िया तो ठीक है। और अड़ोसियों पड़ोसियों का बहुत प्रभाव होता है और उससे माँ चाहते हुए भी उनसे उबर नहीं पाती है और अंततः वो उनका ही निर्णय आगे रहता। लेकिन आप अपने गीत गाते रहो, हमको पढ़ना, इनको बोलने दो, ये जो भी बोलते हैं। और थोड़े दिनों बाद मैं पढ़ने गया तो उनका अब क्या करेगा पढ़ करके, खेत का काम कर, अपने बहुत ज़मीन है, जायदाद है, ये वो सब कहाँ ज़रूरत है। लेकिन पढ़ा तो ठीक ही हुआ ना, तो तुम लोग भी पढ़ोगे तो ठीक ही होगा। अब राजस्थान सरकार ने नौकरी में भी लड़कियों का रिजर्वेशन कर रखा कि इतनी तो स्त्रियाँ होंगी, अब आप पढ़ी लिखी होगे तो हो जाओ। माने एक आशा सहयोगी होती है, जानते हो आशा सहयोगी, गांव के अंदर जो है वो पोषाहार विभाग है, उसके अंदर एक 8वीं पास या 6ठी पास लड़कियां जो है अगर कोई है तो वो आशा सहयोगी बन जाती है। हमारे भाई की बेटी को आशा सहयोगी, उसने फार्म भरा, वो आशा सहयोगी बन गई, क्योंकि कोई 6ठी पास 8वीं पास थी ही नहीं गाँव, कंपटीशन ही नहीं है, तो उसकी नौकरी लग गई। तो आपकी जब नौकरी लग जाती है तो आपके अंदर बहुत परिवर्तन हो जाता। और लड़कों से अधिक सुविधाएं सरकार ने आपको दी है ताकि आप भी सभी क्षेत्र में आप सुधार हैं। इनको पता है कहाँ कहाँ कौन कौन सी ट्रेनिंग करने से, क्या करने से हमारी लड़कियों के आगे नौकरी के चांसेस बन सकते हैं। ये आपके स्कीम बना बना के लाते हैं, लेकिन जाना तो आपको ही पड़ेगा। तो जाओगे आप तब, ये बताइए, हम तो दुनिया बदलने के लिए निकले हैं ना, हाँ? दुनिया, आप भी दुनिया बदलने के लिए पढ़ने के लिए आए हो। जब अपने माता पिता को ही हम नहीं पढ़ा समझा सकते तो फिर दुनिया क्या बदलेगी। पहले माँ बाप को बदलो, आप पढ़ लिख करके माता पिता को भी बदलने की कोशिश करो ना। आप जानते हो माता पिता तो भोले, उनको तो आता नहीं, मैथ्स नहीं आती उनको, अलजेब्रा नहीं आती उनको, तो आपको उनसे ज़्यादा आता है ना, तो उनको समझाना भी तो आप ही का काम। मस्त है, वो आपको प्यार करते हैं, आपके रोने का उन पर असर होता है। आप 2 दिन रोटी नहीं खाओगे तो उनको बेचैन हो जाएंगी कि मेरे को तो जाना है, मेरे को तो जाना है, मेरे नंबर आ गए, मैं तो इतनी पढ़ी हूँ। तो उस अनुभव को, जो पेरेंट्स का अनुभव है, उससे अलग दुनिया का आप वर्णन करो। आप पढ़ पढ़ करके पता लगाओ कि यहाँ पर मुंडवा में कितने स्टाफ जो है वो लेडीज है। अगर मेरी पत्नी नौकरी नहीं करती तो मैं अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते थे।
इसकी कमाई के बिना हमारा परिवार नहीं चलता। बेटा अमेरिका चला गया, बेटी बॉम्बे में छोटा मोटा राज ही कर रही है, वो इसकी पढ़ाई के और इसकी नौकरी के कारण है। ये नहीं पढ़ती तो मैं नहीं कर सकता। इसलिए कोई भी फैमिली, कोई भी परिवार सिंगल अर्नर अगर है तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता। और अब तो बाकी प्रांतों का तो पता नहीं, केरल में लड़कियों की कमाई से घर चलता है। आदमी की नौकरी नहीं लगी तो उसको बाहर थोड़ी फेंक देंगे, रहेगा ना बेचारा वो भी तो। और पत्नी की नौकरी लग गई, नर्स हो गई, तो वो घर चलाएगी। तो अगर आप पढ़ोगे लिखोगे नहीं तब कैसे वो घर चलेगा? तो घर चलाने के लिए आपको पढ़ने की जरूरत है, आपको नौकरी करने की जरूरत है, आपको काम करने की जरूरत है। अन्यथा आपको कुछ आएगा ही नहीं। आपने तो कहा हमारे पास तो बहुत पैसा है और पैसा बहुत है, तो हम तो अच्छा खासा दहेज दे करके और दूल्हा खरीद लेंगे। अरे तो उसे बात करनी नहीं आएगी, खरीद लोगे तो क्या करोगे? क्योंकि आपने कहा अच्छा ठीक है तू चुप रह थनकी ठाकुर, तो कहा कैसे पता नहीं, मेरे को पता। तो उतना आपको विकसित होना पड़ता। तो वो विकास आपको समझाना पड़ेगा कि कौन कौन ऐसे परिवार आपके पड़ोस में हैं जो दोनों कमाते हैं। कौन कौन ऐसे, उनको पता लगाओ यहाँ आसपास कौन कौन ऐसे परिवार है जिसमें सिर्फ महिला नौकरी करती है, पुरुष नहीं करता, पुरुष की नौकरी छूट गई मान। तो घर चल रहा है ना, भोजन पानी की व्यवस्था तो हो रही है, तो वो महिला पढ़ेगी तभी तो हो रही है, नौकरी करेगी तभी तो हो रही है। तो अपनी माँ के सामने वो उदाहरण दो, रोज रोज गीत गाओ, हाँ, और अपने जो मैम है आपकी, इनके गीत गाओ कि देखो फला हमारी मैम है, उनके यहाँ ऐसा, उनके यहाँ ऐसा, जो भी कुछ चुगलियाँ छोटी मोटी करनी है वो करा के समझाओ कि हमारे मैम के विकास के कारण बच्चे कितने विकसित हैं। और एक और चीज़ मैंने देखी को जो स्कूल में जो मेल टीचर है अकेला और पत्नी नहीं पढ़ी लिखी है और या नौकरी नहीं करती है, उसके बच्चे बहुत मुश्किल से संभलते हैं। मैंने गांव में तो बहुत देखा है कि उनको कुछ आ ही नहीं रहा। और जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैंने कहा इस सपना को ABCD लिखना कौन सिखाएगा, मेरे को तो आएगा ही नहीं। मैं तो 5 तक उनसे कोई बात ही नहीं। बिल्ली है, बाज है, शेर है, वो अपने बच्चों को शिकार करना सिखाता है ना, तो हम मनुष्य को भी सिखाते हैं, ऐसे ऐसे कमाई करोगे, ऐसे खाना खाओगे, ऐसे रहोगे। तो उसमें लड़कियों की शिक्षा की और शिक्षा से भी ज़्यादा अर्निंग मेंबर बनने की बड़ी भारी ज़रूरत है। और अर्निंग मेंबर 12th पढ़ के नहीं हो सकते, उसके लिए तो आपको ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या आगे की कोई ट्रेनिंग, आगे का कुछ आपको करना पड़ता, इसलिए आपको पढ़ने जाना पड़ता। और जिसको हम कहते हैं साहब ये गड़बड़ बहुत है, लोग तंग करते हैं, टिप्पणियाँ करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, तो एक मारवाड़ी में कहावत है कि जुओं के डर से गागरा थोड़े गिरा देंगे भाई, जुएं रहेगी लेकिन गागरा तो पहनेंगे ना। तो ये समाज के नमूने तो रहेंगे, इनको मार के समुद्र में थोड़े डाल देंगे, लेकिन तो भी हमको अपना जीवन तो जीना है ना। तो इसलिए धीरे धीरे उनको कहते रहो, रोते रोते कहते रहो। जब भी वो कभी खुश होवे तो कहा बोल बेटा मांग क्या चाहिए, तो कहना मेरे को आगे कॉलेज में पढ़ने के लिए भेज दो, यही बोलना। तो वो धीरे वो भावुक है। माता पिता भी आपको प्यार करते हैं, इसीलिए उन्होंने तुमको यहाँ तक भेजा। तो जो यहाँ तक भेजा है, कहना जैसे मैं यहाँ हूँ वैसे ही वहाँ रह जाऊँगी, आप मेरे को भेज दो, तो वो भेज दे। हमारे बहुत बहादुर माता पिता है। और गांव में कहते हैं कि किसी आदमी को बहुत धैर्यवान और बड़ा जिम्मेदार बताया जाता है। अरे क्या करता है बेटी का बाप, बेटी का बाप मतलब बहुत कितने सारे कष्ट जो है वो झेलता है। बेटी घर में आती है, रोती है, कहती है वो पड़ोस वाले उस लड़के ने मेरे को छेड़ा, अब बाप को ये मैं उसे लड़ने जाऊंगा तो मेरे को पीटेगा उल्टा। तो धैर्य सहन करता है ना आपके साथ साथ वो भी। तो कहते हैं धैर्यवान होता है बेटी का बाप, बेटी के कष्ट के साथ साथ वो भी बड़ा होता है।
इसलिए आप भी अपने माता पिता का विकास करो। भोले डाली जनता है, हमारे माता पिता भोले लोग हैं, उनको सिखाओ कि आगे आने वाले ज़माने में अगर हमें जिंदा रहना है, खड़े रहना है, तो हमें ये करना पड़ेगा। ठीक है? इसलिए माता पिता आपके दुश्मन नहीं, माता पिता अपने ही हैं। और जब वो 2 थप्पड़ मारे तो जब आंसू पूछ के और कहो मैं कॉलेज भेज देना, थप्पड़ तो ठीक मारा तो वो शर्मिंदा हो जाए। आप उनको शर्मिंदा कर दो, हो जाएगा। ठीक है? और कोई बोलना चाहे बेटा, पूछना चाहे तो? और किसी के मन में कोई जिज्ञासा हो, कोई पूछने की इच्छा हो तो पूछ सकते हैं आप। ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। तर्क मैं कर दूंगा उनके पक्ष। हाँ बोलो। सर, आपने कहा था ना कि मम्मी से ना इजाज़त लेनी होगी, बट मेरे घर में ऐसा रूल्स नहीं है। मेरे घर में है पापा से ना इजाज़त लेने की। मेरी मम्मी कहती है हर काम करना बेटा, लेकिन गलत काम कभी मत करना। और पापा ना हमेशा दूसरों की बातें सुनते हैं, बेटी की कभी नहीं सुनी। तो मैं पापा से कहती हूँ पापा आप दूसरों की बातें सुनने से पहले अपनी बात सोच समझ के बोलना चाहिए। दूसरों की बातों में कुछ नहीं रखा। मैं ना स्कूल पढ़ती हूँ, मेरे बड़े पापा है ना, उसके बेटों को बहुत जलन होती है मुझसे, बट मैं कहती हूँ आप अपनी बेटियों को पढ़ाओ, लेकिन वो गलत काम कभी नहीं करेगी, मेरे साथ चलेगी, मैं उनका ख्याल रखूँगी। फिर भी वो अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाते, घर पे रखते हैं। और मैं आज पढ़ रही हूँ तो उनको बहुत जलन होती है कि इसकी बेटी पढ़ के लिख के क्या करेगी। तो उन्होंने और है ना, जब भी मेरे पापा ना पढ़ाते हैं और मैं अकेली आती हूँ तो मेरी मम्मी से कहते हैं इसे छोड़ के और लेके आना तुझे। तो मैं मम्मी कहती है बेटी है ना कभी गलत काम नहीं करेगी, वो अपनी माँ बाप की इज्जत चाहेगी तो ना अच्छा ही करेगी। तो मेरी मम्मी तो मुझे कहती है बेटा जहाँ भी जाए अकेली जाना, लेकिन गलत काम मत करना। और पापा तो ना बस दूसरों की बातों में ध्यान करके कभी खुद की बात नहीं सुनते, दूसरों की बातें सुनते हैं। धन्यवाद। देती है जिस निष्कर्ष पर मम्मी को पहुंचाना होता है। अब बची ईर्ष्या। ठीक है? ईर्ष्या किससे होती है? कमजोर से तो कोई ईर्ष्या होती नहीं। आप समर्थ हो इसलिए ईर्ष्या होती है, आपके नंबर आते हैं इसलिए ईर्ष्या होती है। तो आप उस ईर्ष्या का बिजनेस करो। आपको देखो मैं पढ़ रही हूं तभी तो इनके मन में ईर्ष्या है, बड़े पापा के मन में। अगर वे नहीं पढ़ते तो ईर्ष्या होती ही नहीं। इसका मतलब मैं ठीक कर रही हूं, आप मेरा सपोर्ट करो। और ईर्ष्या जो है इस मानव जीवन का और इस पूरे नागौर जिला का एक चरम सत्य है। मेरे से कितनी ईर्ष्या करी ऊपर, अभी भी करते हैं, अभी भी करते हैं। मैं नहीं करता किसी से ईर्ष्या, क्योंकि मैंने कहा मैं तो भाई आगे से आगे बढ़ता ही चला गया, तो मेरे को ईर्ष्या कौन करेगा, मैं क्यों करूं। लेकिन सब ईर्ष्या में शुरू हुए कि ये ऐसे कैसे हो गया, ये ऐसे कैसे हो गया, इसकी इतनी यूनिवर्सिटीज में नौकरी कैसे, ये JNU प्रोफेसर कैसे हो गया। अरे हो गया भाई, मेहनत करी थी और वो थोड़ा खेल भी कर लिया था, वो भी आता था, तिकड़म भी समझ आती थी मेरे को, हो गया। तो लोग ईर्ष्या करते हैं। ईर्ष्या भी तो बरसात के अंदर कीड़े होते हैं ना, वो कीड़े अपना पैदा होते हैं, अपना मर जाते हैं। ईर्ष्यालु व्यक्ति भी ऐसे ही मर जाता है, क्योंकि उसका विकास तो होता नहीं, वो तो बैठा बैठा ईर्ष्या करता है। इसलिए आप अपना विकास करते रहो और वो जो है समाप्त होते चले जाएंगे, और थोड़े दिनों बाद में वो ईर्ष्यालु चापलूस की मुद्रा में आ जाता है। इसलिए उनके डरने की जरूरत नहीं। और पापा सुनते हैं, उनको बाध्य करो कि वो सुने। ऐसा कैसा हो, तो वो भी आदमी है, वो भी दूसरों का भाई सबका सुनता हूँ, मैं ध्यान रखता हूँ, बाजार में जाता हूँ, समाज में रहता हूँ, समाज की मैं सुनता हूँ। ऐसा ढोंग करता है ना पुरुष, ये मेल मेंबर का दुर्गुण है। तो वो अपने आप आएंगे जमीन पे, जब धीरे धीरे आप उस स्टेज पर लाओगे कि ये बताइए जो आपका वैल्यू सिस्टम है, मैं उसी वैल्यू सिस्टम के अनुसार रहती हूँ, तो आपको क्या दिक्कत है। आपके मूल्य निर्णय के अनुसार ही मैं अपना जीवन जी रही हूँ। मैं तो खाली यही तो कह रही हूँ कि मेरे को पढ़ने दो, आप भेजो पढ़ने के लिए, अच्छे नंबर आएंगे, अच्छी पढ़ाई करूँगी, और कोई झगड़ा होएगा तो झगड़ा भी करूँगी, कोई तंग करेगा तो थप्पड़ भी मारूंगी, आप झेलो, आपका काम है मेरी रक्षा करना।
वो कहें तू तो लड़ाई करके आ गई, तो आऊँगी मैं तो लड़ाई करके तुम्हारा काम है, जाओ लड़ो मेरे लिए। तो डर के नहीं रहना, पेरेंट्स के सामने इज्जत करो एक बात है, लेकिन अपनी जिद, अपनी इच्छा आपको रखनी है, आपको अपने पेरेंट्स को बताना है मेरे को जान। और इसके लिए आप बाकी लोगों के उदाहरण जो मुंडवा के अंदर ही पाए जाते हैं वो ला करके दो। कोई यहाँ लेडी डॉक्टर है? डॉक्टर साहब तो बताया कि डॉक्टर साहब है, महिला डॉक्टर भी तो होंगी। मुंडवा में तो नहीं है सर। कहा था कि वहाँ पे पढ़ाई खराब हो जाएगी। अच्छा, ऐसा क्यों सर? सर जब यहाँ डाल लेना जब यहाँ इसका एडमिशन करवाया पापा ने, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि इस वहाँ पढ़ाई खराब हो जाएगी। हाँ, तो इस चाहिए कि आपके पापा कितने समझदार हैं। पापा के लिए तालियां। भगवान करे कि सबके पापा ऐसे हों कि जो अच्छे और बुरे का भेद मालूम कर सके कि यहाँ अच्छा हो रहा है, यहाँ जिंदगी बर्बाद नहीं होगी, यहाँ कितना डिसिप्लिन है। आपने खुद ने महसूस किया। आप यहाँ आने के बाद में कैसा महसूस कर रहे हो बेटा? अच्छा महसूस कर रहे हो, तो फिर ये सिद्ध हो जाएगा। अब वो जो लोग पापा को भ्रमित कर रहे हैं ना, वो गलत साबित हो जाएंगे। आप अच्छी मेहनत करोगे तो एक समाज में नया संदेश जाएगा। पहले जब मैं मॉडल में था ना, शुरू में, तो लोग ये कहते थे मॉडल वालों में तो क्या है, इंग्लिश मीडियम तो कोई टीचर है नहीं, ये क्या पढ़ाएंगे, या तो गतिविधियां चलती है, रोज खेल ही खेल करवाते हैं। जब 10th का रिजल्ट आया और राजस्थान में टॉप रहा, और इस बार 5 बच्चे इंडिया मेरिट में आए, मॉडल मुंडवा के 5 बच्चे इंडिया मेरिट में आए। 15-16 लड़कियां नेशनल खेल गई, 54 लड़कियों ने स्टेट खेल लिया। तब लोगों को पता चला यानी बात तो कुछ है, और अब वहां भीड़ लग रही है, नंबर नहीं आ रहा है, ये हालत है। तो लोग धीरे धीरे, कुछ लोग होते हैं, सर ने कहा ना, वो ईर्ष्या वाले लोग, बरसात की डोगरियां वे नहीं, लाल लाल जीव को क्या ना डोगरियां, पढ़े पैदा हुए और मर जावे, तो वो उनकी कोई एज नहीं होती है। ईर्ष्या करने वाले लोगों की कोई लंबी आयु नहीं होती है, वो वहीं खत्म हो जाते हैं खुद के जलन में ही, है ना। वो राम किसी को नहीं मारे, नहीं हत्यारा राम, अपने आप मर जाएगा कर कर खोटा काम। ये एक सिंबॉलिक वो है दोहा कि जो अपनी ईर्ष्या करते हैं वो ईर्ष्या में खुद ही जल भुन जाते हैं। अपन तो उनसे भी प्रेम, उन पर दया करो कि इनको परमात्मा सद्बुद्धि दें, इनमें ज्ञान नहीं है, दया करनी चाहिए। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय माता जी से, आपने भी एक अधिकारी के पद पर सेवाएं दी है, पूरे परिवार को मैनेज किया है, बेटे और बेटी को देश और दुनिया में पूरा एक हम कह सकते हैं कि पूरा नागौर गर्व कर सकता है। आपका बेटा अमेरिका में है, बेटी आपकी मुंबई में है, दोनों ही ऐसा काम कर रहे हैं जिन पर गर्व किया जा सकता है। किस तरह से आपने उनको मैनेज किया, और इन बेटियों के लिए जो हैं कोई एक ऐसा मंत्र और ऐसा सूत्र आप दे दें ताकि ये भी अपने जीवन में उतारें और अमल करें। आदरणीय माता जी। इस स्कूल प्रांगण के सभी अध्यापकों को, स्कूल प्रांगण में विराजमान सभी अध्यापक और अध्यापिकाओं को और सर को मेरी बहुत बहुत सादर नमन करती हूँ। और बाकी सब कन्याओं को बोलने के लिए बचा नहीं है। सर ने बहुत कुछ आप लोगों को सीख दी है, तो वो सीख तो आप लोग उसको अमलों में लाएं, ज़रूर लाएं। और मेरा इतना कहना है कि 2 सूत्र तो आप अपने साथ हमेशा रखना। एक तो सामंजस्य, घर में जो आप जिस घर में पल रही हो, बड़ी हो रही हो, उस घर में आपको लेके असामंजस्य नहीं बनना चाहिए। वो बनता है क्योंकि तुम पढ़ना चाहते हो और वो कई कारणों से, कई सामाजिक कारणों से और कई पारिवारिक कारणों से वो उसमें बाधा उत्पन्न होती है। तो उसके कारण बहुत ज़्यादा कई बार घर में वातावरण बहुत कष्टकर हो जाता है। लेकिन उस पर तुमको विचार करना है
कि ये सामंजस्य कैसे बैठे, कि हम इस सामंजस्य मतलब घर में जो ये तनाव आ गया है हमको लेकर के, हमारी पढ़ाई को लेकर के, वो तनाव हमको कैसे दूर करना चाहिए और हम ही को करना है। वो पेरेंट्स को ठीक करना भी हमारा ही काम है। माँ, आप अगर अपनी माँ के ज़्यादा करीब हो तो माँ से आप अपनी सारी बातें शेयर करो, जो स्कूल में होता है वो, जो घर से बाहर होता है वो, जो किसी के भी साथ तुम रहते हो और होता है, वो सारी बातें अपनी माँ से, अगर आप माँ के साथ करीब हो तो माँ से करो, पिता के साथ करीब हो, क्योंकि ज़्यादातर बच्चियाँ, कई गांव का मुझे कम अंदाज है, गांव में शायद माँ से ज़्यादा जुड़ी हैं और पिता से कम, लेकिन कई बच्चियाँ अब मैं देखती हूँ कि पिता से भी जुड़ी हुई हैं ज़्यादा माँ की अपेक्षा। तो जो अपेक्षा में ज़्यादा जिससे जुड़ा है उसको अपनी सब बात शेयर करो पूरी, और उससे क्या, वो आपकी पूरी एक एक चीज़ को, एक एक, वैसे तो आप उनके बच्चे हो तो वो जानते ही हैं, लेकिन जब आप शेयर करते हो तो उनको ये होता है कि आपके मन में, आपके होंगे कि आपकी जो डे टू डे की लाइफ है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो उसको अपने आप दूर करने का प्रयास करेंगे। वो जो तनाव आ रहा है वो शायद उतना नहीं आएगा और धीरे धीरे वो ख़त्म भी होगा। और आप अपनी जो बात कहना या मनवाना चाहते हो वो भी है ना, मतलब उनको हर दिन है ना अपनी जो बातें शेयर करोगे उसमें उस बात को भी हमेशा रखो जब भी बात होती है। तो स्कूल की इतनी बातें होती हैं ना, और दोस्तों के साथ, तुम्हारी सहेलियों के साथ जो बातें होती हैं, और जो कुछ तुम नया सीखते हो, जो भी नया सीखते हो वो भी उनके साथ शेयर करो। तो वो क्या होगा कि उनको भी आपकी जो आपने सीखा है वो साथ साथ सीखते रहेंगे। तो वो जो सीख है वो आपसे इतना जोड़ेगी ना, तो आपको तो शायद उससे बाहर निकलने में ना बहुत आसानी रहेगी। जो आप करना चाहते हो वो करने में वो लोग आपकी मदद ज़्यादा जल्दी कर पाएंगे, वो तनाव थोड़ा कम हो जाएगा। तो शेयर करना, सामंजस्य बिठाने की कला को तो आपको डेवलप करना है। सामंजस्य खाली घर में ही ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको स्कूल में भी सामंजस्य की ज़रूरत है। पास बैठे हो और आपको तो वो जगह पसंद है और दूसरे को वो पसंद है, तो वो भी आप सामंजस्य से बैठ के आज मैं बैठती हूँ कल तुम बैठ जाओ इधर, तो सामंजस्य हो गया। अन्यथा आप उसको रोज़ लड़ाई झगड़े में कन्वर्ट कर दोगे। तो सामंजस्य आपको हर जगह ज़रूरत है सामंजस्य की। और तो पेरेंट्स को हमेशा अपने साथ रखो, जिसके ज़्यादा पास हो उसको सब बात आप अपनी करो, और जो आप करना चाहे, अगर मान लो फिर भी कई बार क्या होता है कि हमारी चीज़ें नहीं चलती हैं, और यहाँ की प्रथा में भी रहा है कि भाई जल्दी शादी भी कर देते हैं। कई बार बच्चियों को भी समझ नहीं आती है, उससे पहले शादी हो जाती है। तो वहाँ भी सामंजस्य की ज़रूरत तो पड़ेगी, पर जितना आपने पढ़ा है वो आपके वहाँ भी काम आएगा, सामंजस्य बिठाने में भी काम आएगा और घर को देखने में भी काम आएगा। मेरे को जवाहरलाल नेहरू की एक पंक्ति याद आती है, वो मैं पॉलिटिकल उससे नहीं जानती हूँ किसी भी चीज़ को, मैं पॉलिटिक्स में कभी नहीं रही हूँ, लेकिन मैं जब पढ़ती थी तुम्हारी जितनी थी तब मैंने एक लाइन पढ़ी थी और वो लाइन मुझे घर कर गई और उसने मेरे को जीवन की राह दिखाई एक तरह से। वो थी कि एक लड़की जब पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है, पूरा परिवार। उस समय की जो स्थितियां थी उसमें परिवार पढ़ने का मतलब ये था कि लड़की जब दूसरे घर जाएगी तो वहाँ वो उसका जो जीवन शुरू होगा और उसका परिवार बनेगा, और जो सास ससुर होंगे या देवर जेठ होंगे या जो भी उनका संयुक्त परिवार होगा उस सब को वो अच्छे से संस्कार देगी पढ़ाने के, और उनको पढ़ाएगी और उनको समझदार बनाएगी। लेकिन मैं ये उसके साथ अब इतना मानने लगी हूँ और कि है ना, जो बच्ची अब पढ़ रही हैं
वो इस घर में भी है ना सामंजस्य बिठा सकती हैं और सब चीज़ों को बहुत स्मूथली काम करने लायक बना सकती हैं। पर इसके लिए ना आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि ये जैसे अभी एक बच्ची कह रही थी ना कि मेरे पापा ही सारा निर्णय लेते हैं, मम्मी नहीं लेती हैं, और पापा का निर्णय सर्वोपरि होता है। तो ये सही है कि घर में ज़्यादातर मतलब पिता निर्णय लेते हैं, लेकिन माँ की भी भूमिका कम नहीं होती है। तो आप पिता से एकदम ऐसे जुड़ जाओ, जिस घर में जो निर्णय लेता है उसके साथ जुड़ो, उनके साथ अपनी बात अंदर, और फिर आप अपनी बातें रखते रहो, तो आप उस संकट से बाहर हो जाओगे। तो इस सामंजस्य को बिठाने का काम आप लोगों का है, तो आप लोगों की बहुत सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी, मेरे को ऐसा महसूस होता है। हालांकि बहुत पेचीदगियाँ हैं वो लेकिन आप लोग ध्यान रखेंगे तो। और समाज में जब आप निकलो तब आप खुद इतने अवेयर रहो कि मेरे घर वालों को जो महसूस करते हैं वो बाहर मुझे ध्यान रखना है। वो इसी बात से जो डरते हैं तो वो ये कि हर जगह सुरक्षा तो ध्यान रखनी ही है। शहर में थोड़ी छोटी सुरक्षा का ध्यान रखना है, शहर से बाहर बड़ी सुरक्षा, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, और सुरक्षा हमेशा सचेत आँखों से, सचेत मन से आपको बाहर मूव करना है, घर से बाहर भी। और क्योंकि समाज में पास पड़ोस होता है, वो भी वही समझो, तो उस हिसाब से आप बाहर मूव करें। बाहर सुरक्षित अपने आप को कैसे रखना है, क्या चीज़ें, अगर कोई गलत चीज़ लगती है उसको उसी समय आपको पहचान जाना है, चाहे किसी भी तरह की। तो उससे बचते हुए जब आप काम करोगे, और पेरेंट्स भी ऐसी बात नहीं है, समझने लगते हैं अपने बच्चों को, अगर आप ठीक से उनको समझाओगे तो ज़रूर समझेंगे। और अब वाले पेरेंट्स तो ज़रूर ही समझेंगे, वो शिक्षा का महत्व थोड़ा थोड़ा तो जानने लगे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग उनसे बात किया करो, बस ज़्यादा स्कूल की, पढ़ाई की, सब बातें करो, और उनको शिक्षित करो। उनको शिक्षित करने का यही तरीका है कि आप उनसे स्कूल के, आज मेरे को ये पाठ, कभी कभी पाठ भी पढ़ के, अच्छा कोई कहानी है वो पढ़ के सुनाओ, खाली बैठे हैं तो पिताजी, तो उनको इंटरेस्ट आएगा उसमें। मैं अपना एक प्रैक्टिकल उदाहरण देती हूँ। मेरे देवर तो यहीं रहते थे, वो बच्चे को पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है कभी ध्यान नहीं दिया। फिर बाद में वो बच्चा घूम फिर के मेरे पास आया, मैंने उसको, वो 2-3 बार 10वीं में फेल हो गया, मैंने उनको कुछ शर्तें रखी। उन्होंने जब मुझे कहा कि इसको 10वीं पास करवाओ, तो मैंने कहा ठीक है, मैं मेरे पास रखूँगी और मैं इसको करवा दूँगी। उसको करवाया मैंने, 10वीं का सारा कोर्स 3 महीने में तैयार करवाना, 3 महीने में उसको तैयारी करवाई। फिर गांव भी मैं उसके साथ आई, 1 महीना रही एग्ज़ाम के लिए, फिर उसको एग्ज़ाम दिलवाया। वो जो 2 साल से फेल हो रहा था, और उसको आप मानेंगी नहीं कि मैंने उसको अ आ इ ई से पढ़ना 10वीं क्लास के बच्चे को सिखाया था। उसको कुछ नहीं आता था और वो 10वीं के एग्ज़ाम दे रहा था, 2 बार फेल हो चुका था। ऐसा बच्चा मेरे पास आया तो मेरे लिए कितना मुश्किल वो टाइम रहा होगा। उसको मुझे तैयार करना था, 3 महीने में उसको वापस एग्ज़ाम दिलवाना था, और मैं नौकरी करती थी। मेरे बच्चे पढ़ते थे, उनको मुझे पढ़ाना होता था, और उसके साथ उसको भी पढ़ाना है। और उसको पढ़ाना नहीं, उसको तो वहाँ तक पहली से अ आ इ ई से लेके 10वीं तक ले जाना है। वो मेरे लिए बहुत भारी चीज़ थी, लेकिन वो मैंने किया। मेरे मन में ये कि मुझे इसको 10वीं इन 3 महीनों में ही करवानी है। और जब मैंने उसको लिया तो मुझे पता चला इसको तो शब्द नहीं आते हैं, इसको वाक्य तो बिल्कुल ही नहीं आते हैं, और ये कैसे करूँ मैं। एक बार तो मेरे लिए बहुत झटका हुआ था। फिर मैंने अ आ इ ई से ABCD से ये सब शुरू किया और उसको 10वीं तक के लेवल पे ले गई। फिर गांव साथ गई, क्योंकि जो उसने पढ़ा है वो सब साफ कर देंगे वहाँ पे। अगर 1 महीना ऐसे ही छोड़ दिया एग्ज़ाम से पहले तो वहाँ जाके साथ रही, और साथ में मैं ऐसी जगह रही जहाँ कोई आओगे नहीं, हम दोनों ही रहेंगे, हमारा खाना यहाँ भेज दो। उसके बाद परीक्षा के लिए जब उसको जाना था तो मैंने कहा इसकी परीक्षा का सेंटर कहाँ है, आप पता करो। फिर वो ले आए थे सारा उसका वो जो प्रवेश पत्र होता है वो। तो मैंने कहा कैसे जाएगा ये,
कि कोई छोरो ले जाए। तो मैंने कहा नहीं, कोई छोरा क्यों ले जाएगा, आपका बच्चा है ना ये, तो आप लेके जाओगे इसको। मैं क्या करूँ जान, अरे भाई लेके जाना है आपको। मान लो मोटरसाइकिल खराब हो गई तो बच्चा निर्णय नहीं ले पाया तो इसका तो पेपर छूट जाएगा ना। तो फिर है ना वो बहुत मैंने कहा मैंने इसलिए नहीं, आपने कहा था मेरी शर्तें मानोगे तो आपको लेके जाना है। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है मैं ले जाऊंगा। फिर वो लेके गए। पहले दिन उसको छोड़ा, फिर दूर था वो सेंटर, तो फिर वहीं बैठे रहे कि 3 घंटे बाद वापस कैसे आऊँगा, तो वहीं बैठे। और बच्चों के भी पेरेंट्स आए थे, कुछ सजग पेरेंट्स भी थे जो वो उनको इतनी जिज्ञासा, उन्होंने जब देखी कि पेपर दे के बच्चा आया तो उससे वो सब पूछ रहे कैड़ो हो पेपर कैड़ो आयो, तू कैड़ो करियो, कितना प्रश्न करिया कितना नहीं करिया, ये सब पूछने का जो चला तो वो मुंह देख रहे थे। और फिर वो का अच्छा ऐसे होता है, फिर वो भी तू करियो कोई, तू साइंस सवाल करिया, वो भी पूछने लगे। और वहाँ 3 घंटे जो बैठते थे, उन पेरेंट्स से जो बातचीत होती थी बच्चों को लेके, उससे उनका कितना विकास हुआ आप सोच नहीं सकती। फिर उनको कितना पढ़ाई में इंटरेस्ट आने लगा। रोज़ वो अपने मन से फिर कभी उन्होंने नागा नहीं की और जाते थे खुश खुश जाते थे। पहले तो दुखी दुखी गए थे और खुश खुश लौट के आए थे। तो ये क्या है, ये हमने एक सामंजस्य बिठा के उनको भी उस चीज़ से जोड़ा। बस ऐसे ही आप लोगों को जोड़ना है परिवार, ठीक है ना। बहुत ही शानदार। आपके अनुभवों से तो ऐसा आपकी बातों से महसूस हो रहा है कि इम्पोर्टेंट परिस्थितियां क्यों न आ जाए, फिर हमारे सहयोग से शुरू करके खुद नौकरी करना, बच्चों को, खुद के बच्चों को भी पढ़ाना था, उसके साथ कमिटमेंट था बच्चे को पढ़ाने वाला। तो ये शायद हमारे स्टाफ की बहनों के लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश हो सकता है। ये हम किस तरह से मैनेज करें, ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। तो हमें घबराना नहीं है। विशेष रूप से आज का जो उद्बोधन रहा, बातें रही, एक संवाद रहा। सर बार बार कह रहे थे कि मुझे उपदेश नहीं देना है। सर आपकी बातें बिल्कुल प्रैक्टिकल थी, कोई उपदेश नहीं था। जीवन में भोगा हुआ, आपका जिया हुआ यथार्थ जीवन था और उसको आपने उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। और आपकी बातों का मैं समझता हूँ निश्चित रूप से असर होगा। जब केवल फोन पर बात करके मैं 1-2 साल में कुछ लिखने योग्य समय से यहाँ बैठे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, तो मुझे भरोसा है कि आप सब मुझसे आगे जाओगे, मुझसे भी आप आगे जाओगे। हम फोन पर कोई समस्या होती है या कोई के लिए हमारे स्टाफ साथियों से हमने एक अभियान चलाया। उस दौरान एक दिन मैं अस्पताल में गया, डॉक्टर साहब के पास, वहाँ बैठा, बातचीत की, हमारा परिचय तो है ही पहले से ही। सर ने तुरंत जो है कहा आपकी जितनी इच्छा है उतनी आप जो है वो उसमें ज्ञान संकल्प पोर्टल पे राशि डाल दो। 5100 की मैंने राशि उसमें ज्ञान संकल्प पोर्टल पे स्कूल डेवलपमेंट के लिए डाली। तो विद्यालय परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन करता है सर। और हम तो यही चाहेंगे कि आप जैसे व्यक्ति यहाँ रह करके हमारी ही सेवाएं करें। लेकिन चूँकि आपकी काबिलियत और व्यवस्थाओं को कभी कभी देख करके मुझे लगता है कि आप आहत हो जाते हैं। इतने सिंसियर और इतने सीधे और सरल स्वभाव के हैं कि यहाँ की व्यवस्थाओं की चरमराई हुई व्यवस्थाओं से दुखी होकर के फिर हमारी देश की प्रतिभाएं बाहर पलायन कर जाती है। जब हमें लगता है ना कि यहाँ ये आदमी ठीक नहीं है तो वहाँ से हम उठ के चले जाते हैं। सीधे और सरल आदमी का क्या होता है, वो अगले को नहीं कहता है तुम ठीक नहीं है उठ जा, वो खुद वहाँ से उठ करके अपनी जगह बदल लेता है। तो ऐसे स्वभाव के हैं, अब एकांत में बैठे रहते हैं, बेमतलब की कोई बात नहीं करते हैं। मरीज आते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं और अपना टाइम से आते हैं, टाइम से जाते हैं। और विवेकानंद जी की तरह एकदम शांत चित्त व्यक्तित्व के धनी है। सर को मैं चाहता हूं कि आज एक स्मृति चिन्ह विद्यालय परिवार की तरफ से हम दें। और राकेश जी आप आगे आएं, परिचित हैं शायद, हायर सेकेंडरी में व्याख्याता हैं, कॉमर्स फैकल्टी इनके हस्ते है। और तो आप मोमेंटो को ये मोमेंटो बेंड करें। इधर है क्या बेटा, ले आओ अंदर से एक सोल ले।
हाँ, डिवीजन पास हुआ था। मैंने अभी पूछा भी था, मैंने कहा रिजल्ट क्या? हाँ, सेकेंड डिवीजन पास हुआ था। तो साथ में मैं बता दूं कि जैसे परसों शाम को आ गए थे घर आते ही मैम ने बच्चों से पढ़ाई का हालचाल पूछना शुरू कर दिया। बच्चे को सुमन, ये बिटिया साथ में ही है, इनको लेकर के किताबें लेकर के क्या पढ़ रहे हो, क्या प्रोग्रेस है, उनकी जन्म कुंडली बना ली और मुझे निष्कर्ष रूप में बता दिया कि इनका रास्ता ये है और इनका रास्ता ये है और आपको इनके साथ ये काम करना है। मुझे व्यक्तिगत रूप से जो लाभ हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। आते ही ऐसा नहीं कि हम तो मेहमान हैं और बैठ गए, नहीं, इन्होंने आते ही बच्चे कहाँ हैं, बच्चों के साथ बैठना है, बात करनी है, माँ जी के साथ बैठना है, बात करनी है, घरवाली के साथ बैठना है, बात करनी है, सबके साथ वो तालमेल, सामंजस्य की जो बात करनी। मैम एक शब्द जो काम में ले रहे थे ना, सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन, वो मैंने देखा है घर में। अभी पिछले 2 दिन से मुझे इनका आशीर्वाद मिल रहा है, तो मैं देख रहा हूँ कि हमारे घर में इनका जो सामंजस्य है वो बहुत बड़ा मैं सीख रहा हूँ। देख किस तरह से बात करनी है, गुल मिल जाना, बिल्कुल कोई दूरी बनाए नहीं रखना, बात करने में पहल करना, बच्चों को भी कि देखो बात करने से झिझके नहीं, हर किसी से बात करें, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब मैं निवेदन करूँगा कि अपने माथुर मैम आए आगे और वर्मा मैम आप दोनों पधारें, नारायण जी आगे पधारें। राकेश जी को जब भी किसी काम के लिए मैं बोलता हूं तो मतलब ये बेटे की उम्र के हैं, वैसे तो आदेश की विनम्रता बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है। नारायण जी और सेवाराम जी, राजा, जोरदार तालियां सर के लिए। सर की हम स्कूल में सेवाएं भी लेंगे, अच्छे कैरियर काउंसलर हैं, अच्छी इकोनॉमिक्स जानते हैं, अच्छा जीके जानते हैं, बहुत अच्छे ज्ञानी आदमी हैं, इनकी हम सेवाएं भी लेंगे सर की। थैंक यू सर। मैंने सर की पुस्तक पढ़ी थी मेरी चितानी, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने एक लेखक से तो रूबरू हुई हूँ, उनसे मिल पाई हूँ। नमस्ते सर। और उनकी किताब बहुत अच्छी है, मेरी चितानी, जो सर ने लिखी है। उसमें सर ने अपनी माँ का जो व्यक्तित्व बताया, जैसे बच्चों को जो समझा रहे थे सर कि हमें अपने लड़कियों को अपने जो है व्यक्तित्व को निखारना, प्रतिभावान बनाना का, कि मेरे माता पिता की, मतलब मेरे दादाजी की बहुत जल्दी मृत्यु हो गई थी। तो माँ जो है, मेरे पिताजी अकेले थे और पिताजी को पूरे परिवार वाले ऐसा मानते थे कि इसका कोई जो रखवाला थी और बहुत ही दबंग थी, तो सब मानते थे कि इस, और फिर बाद में सारे गांव वाले जो थे वो सब इनकी माँ से प्रेरणा लेते थे। समझदारी की कोई बात भी कोई जाननी होती तो वो इनकी माता जी से। आपने सर किया ना ऐसा वर्णन इसमें अपनी माँ का, अच्छा बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व का वर्णन अपनी माँ का सर ने किया, मुझे बहुत अच्छा लगा था वो, मैंने जो मेरी चितानी में पढ़ा। हाँ, तो था कि मेरी किताब पढ़ी नहीं है लोगों ने, और एक बार क्या था, मैंने ये तो इस किताब के बारे में तो मैं आपको बताऊंगा ही। मैंने एक थीसिस लिखी थी प्रेमचंद पर, प्रेमचंद और भारतीय किसान 1980 में, और वो किताब बाजार में उपलब्ध है और पढ़े लिखे रिसर्च MA PhD करने वालों को पढ़नी चाहिए। तो मैं कई बार विश्वविद्यालय में कई भाषण देने गया एक बार, तो मैंने वो प्रेमचंद पर वो बातें कही जो मैं 1980 में लिख चुका था, वही बातें मैंने भाषण दे दी। तो लोगों ने कहा, अरे वाह साहब, आपने कितनी अच्छी बातें कही, आपने नई बातें कही। इसका मतलब ये हुआ कि उन लोगों ने मेरी वो किताब पढ़ी ही नहीं थी। लोग किताब कम पढ़ते हैं। और यहाँ पर तो मेरा ये है कि मेरी चितानी तो सबकी चितानी साहब ने तो चलो पढ़ी है, उनकी बेटी ने भी पढ़ी है, लेकिन हमारी जो है सबसे बड़ी पार्टी का तो ये सुनीता इनानिया है। खड़ी हो बेटा, खड़ी हो। ये मेरी ये सही लगातार अपनी सब घर स्कूल छोड़ करके और ये मेरे पास में आ जाती है। और आज मैडम ने बताया कि आपको पसंद करता है, मतलब अपने संतान को पसंद कर रहा था। और उसमें मैंने अपने जीवन के बहुत सारे अनुभव, कुछ तो मैंने नहीं लिखे लेकिन अधिकतर लिखे, लेकिन जो लिखे वो सही लिखे, जो नहीं लिखे वो तो छुपा दिए। मतलब वो सब कैसे कहें, तो शर्म भी आती है, ऐसा बेवकूफ़ियाँ मैंने की बचपन में, तो उनको अब क्या कहते, तो वो मैंने नहीं लिखा। लेकिन एक सोशल सामाजिक जो अनुभव है
वो सामाजिक अनुभव के रूप में मैंने किताब लिखी थी। और आप लोग भी कोशिश करना, इस पे भी 20-25 रुपये में तो आपके मोबाइल पर आ जाएगी, नोट नल से जो अवेलेबल हो जाती है, तो सस्ती है। तो पढ़ोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। बच्चे भी पढ़ लेंगे धीरे धीरे, ठीक है? हैं? नोट नल का तो पता चल जाएगा। नोट नल का मैं लिंक दे दूंगा। हाँ, लिंक दे देंगे, प्रिंसिपल साहब से पूछ लें। धन्यवाद मैम। बेहिचक पूछ सकते हैं। स्टाफ साथियों में से कोई प्रश्न हो तो ये मौका न चूकें। अगर किसी की जिज्ञासा हो तो कोई प्रश्न बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। कल इनाना में भी स्टाफ के साथियों ने कुछ प्रश्न पूछे थे, तो अगर किसी के मन में कोई बात है तो सर के जाने के बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे मैं पूछना चाह रही थी या पूछना चाह रहा था और वो तो मौका ही चूक गए, हम पूछ नहीं पाए। तो अभी आप पूछ सकते हैं। अभी तो हमारे पास बिल्कुल समुद्र में हम हैं, फिर बाद में हम बूंद के रूप में हो जाएंगे, तो क्यों ना अपनी प्यास मिटाएं। और किसी को पूछना है बेटा कोई प्रश्न? सर, मेरे ये प्रश्न कई दिनों से दिमाग में आ रहा है कि हमें पढ़कर यही जरूरी थोड़ी ना है कि हम नौकरी ही करें। आप इस दुनिया में रहने लायक बने, नौकरी करें चाहे नहीं करें। और जो मैं अभी पहले कहा था कि दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमको रहना ही नहीं आता, बात करना ही नहीं आता। और जैसा मैं पहले बता रहा था कि अब ये जो नई कंप्यूटर की और इंटरनेट की जो दुनिया आ रही है और इंटरनेट की लिटरेसी का एक नया जीवन शुरू हो रहा है, उसमें आप अगर पढ़े लिखे नहीं हैं अच्छे से तो आप उस दुनिया में उपस्थित ही नहीं। मैडम बीमार हुई थी तो वहाँ पे बॉम्बे में हिंदुजा हॉस्पिटल के किसी डॉक्टर से मिलना था, तो मुझे तो अपॉइंटमेंट लेना ही नहीं आया। और जब उसने फीस का लिंक भेजा तो मुझे वो फीस जमा करनी नहीं आई, क्योंकि मेरी वो कंप्यूटर लिटरेसी का वो लेवल ही नहीं था। फिर बेटी ने सब काम किया। तो आप बहुत सारी काम बिना उस इंटरनेट लिटरेसी के, इलेक्ट्रॉनिक्स के इस लिटरेसी के आप अनपढ़ हो। और अनपढ़ होना तो कोई बात नहीं, लेकिन आप उस दुनिया में एंटर ही नहीं हो सकते, प्रवेश ही नहीं कर सकते। आपको कहीं संसार जाओगे तो वीज़ा भी नहीं मिलेगा, आप कहीं जाओगे तो किसी से बात ही नहीं कर पाओगे। तो ये आगे आने वाला जो ज़माना है, उस ज़माने में हाईटेक जो लिटरेसी है वो लिटरेसी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और हाईटेक तो तब होगा जब आप ये ABCD आएगा, और ABCD नहीं आएगा, ये पढ़ाई भी अगर आप नहीं करोगे तो बाद वाली पढ़ाई आप कैसे करोगे। इसलिए नौकरी नहीं करें, बिजनेस करें, लेकिन किसी से बात तो करोगे। कई बार ऐसा होता है समाज का जो उच्च वर्ग है उसके पास आप खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि उनका बातचीत का और उनका रहन सहन का उनका लेवल अलग होता है। और आप अगर को नहीं आता तो हाँ ये तो ठीक है, चलो बैठो एक तरफ, हम जरा बात करते हैं। वो बात करने के लिए चलो, आप सामने बैठे बैठे देख रहे होंगे कि क्या बात करते, पप्पू बन के रहो चुपचाप। इसलिए नौकरी नहीं है, नौकरी तो छोड़ दो, पर आप अपना भोजन तो कमाओगे ना। आप कुछ व्यवसाय करोगे, कुछ राजनीति करोगे, कुछ ठेकेदारी करोगे, कुछ षड्यंत्र करोगे, कुछ तो करोगे ना। वो कैसे करोगे उस दुनिया है, इसलिए हम कहते हैं नौकरी करो, लेकिन कमाई करो। और कई बार क्या होता है कि पति का कुछ पारिवारिक बिजनेस हो गया तो पत्नी नौकरी तो नहीं करती, लेकिन मैनेजमेंट तो करेगी ना, पंचायती तो पत्नी ही करती है घर में। किसको नौकर रखना, किसको नहीं रखना, किसका क्या करना, ये मैनेजमेंट तो आपको करना पड़ेगा, पढ़े बिना कैसे करो, इसलिए पढ़ना चाहिए। ठीक है, आपको उत्तर मिल गया बेटा?
हाँ बिल्कुल, बात करने से बात आती है और पढ़ाई लिखाई कभी भी बेकार नहीं जाती है, इसलिए पढ़ाई करो और नौकरी के लिए मत करो, पढ़ाई के लिए पढ़ाई करो। अभी आपने खुद अपने मुंह से कहा था कि हम अच्छे इंसान तो बन सकते हैं ना, वो एक समाज का एक ढांचा इस तरह से खड़ा हुआ है समाज को कि आप मम्मी पापा से वो गैप ना रखें, सामंजस्य बनाए रखें, तो आखिर आपके सपोर्टर कौन बनेंगे? मम्मी और पापा ही तो बनने वाले हैं। और वो धीरे धीरे उनकी जब समझ में आएगा, आपको मैंने नहीं बताया कि मेरे पिताजी को मुझे जब स्कूल में डाला गया था तो अलग कर दिया गया था, तीन भाई थे। ये पूरी कहानी कि जब मैं अलग हुआ था तो मतलब जैसे ही मैंने इसको स्कूल में डाला था, मुझे मेरी पढ़ाई के लिए पिताजी ने कहा कि मैं तो इसको पढ़ाऊंगा, तो दादाजी ने कहा कि इसको अगर पढ़ाएगा तो मैं धनकी बन दूं, बंटी बन दूं। और फिर पिताजी को संघर्ष और हमारी पढ़ाई दोनों एक साथ शुरू हुई, लेकिन मैं कोई हार गया नहीं। मैं काका जी लड्डे चरावता तो मैं लड्डे चरावता रह गया। पिताजी मुकाबलो करियो इन चीज को, पढ़ाई को महत्व समझियो, तो मारो सहयोग कौन करियो? मारा पिताजी करियो। ताको सहयोग कौन करी? ताका मदर और फादर ही करी। बाने इतना तैयार कर दियो कि माते बाके दिमाग के माते समाज की कुप्रथाओं को असर ही नहीं हुए बिल्कुल। और पे आप ताको भविष्य बाने दिखे कि नहीं अपनी औलाद पढ़ी जना आपने बिल्कुल आपने पूरी पीढ़ी सुधर जाए। आज चीज खाने समझानी है और इनको वास्ते थे लोग समाज ज्यादा यहाँ चिल्लाओ मत ना है तो सब जगह यही चलता रहे। आप कोई आज की नई बात तो नहीं है, मैं कितना साल पुरानी बात कर रही हूँ। हमारा खुद का रियल दादाजी मना कर दिया कि पढ़ाना नहीं है, आपने 400 लड़ियां हैं और अपन आदमी राखना पड़े चराने वास्ते। मैं तो खुश हूँ कि लड़ियां चराने वालों पैदा हुई हो आपने, मतलब ये सोच थी उनकी। और एक तरफ उन्हीं के बेटे की ये सोच थी कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मजदूरी कर लूंगा लेकिन मैं तो मेरी औलाद को पढ़ाऊंगा। तो ये कितना एक फर्क होता है। फिर मैंने उनको कभी निराश नहीं किया, पिताजी को मैंने उनको कभी पिताजी को निराश नहीं किया, क्योंकि मेरे जितने भी टीचर्स थे उनसे पिताजी मिलते और फीडबैक लेते, छोरो क्या है पढ़ने। जब सभी टीचर कहता इन पढ़ाई छुड़ाजू मती ना, एक ही बात, इन पढ़ाई छुड़ाजू मती। और समाज का लोग हमारे आसपास में रहने वाला सगला जाए कहता क्यों गोनाऊ खोटी करे, क्यों गोनाऊ खोटी करे। और तो और नौकरी लाग्या के 6 साल बाद ताई ढाणियाला ने आ चीज मानने को नहीं कि मैं नौकरी में हूँ, कह रहे हैं गेला बढ़ाने की नौकरी लाग सकेंगे। सच बता रहा हूँ आपको, बड़े बड़े तथाकथित पंच लोग, समझदार लोग जिनको गांव में मतलब तवज्जो दी जाती है, जब मुझसे पूछा गया कहीं गए कि मैं तो 2nd ग्रेड मास्टर बन गो अजमेर में लगी उड़ो। हाँ लगी बाप लो बेटे प्राइवेट पढ़ा तो मतलब ये सोच मुझे रोना आता है इस समाज की इस विचारधारा पे। लेकिन हमें डरना नहीं है, हमें मुकाबला करना होगा। और जब पता चला तो आज ढाणी के 10 बच्चे तो मेरे हाथ से वहां मॉडल स्कूल में पढ़ रहे हैं, एडमिशन हुए उनके 10 बच्चे पढ़ रहे हैं। आज स्थिति अलग है, हमें कोई मिसाल पेश करनी है, ठीक है ना। आप अगर ठान लोगे तो घर वाले मान लेंगे, निश्चित है ये तो। और कोई साथी कुछ कहना चाहे, वो पूछना चाहे तो फिर पूछ सकते हैं।